नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी तक हमने कंडक्शन में अलग अलग कंसेप्ट्स सीखे हैं। कंडक्शन में हमने सीखा था उसकी डेफिनेशन, जो अलग अलग पार्ट्स में या शेप्स में जो इंडस्ट्रीज में कंडक्शन होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर होती है। स्पेशली हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो वहां पे प्लेन वॉल या थिकनेस या फिर कॉम्पोजिट वॉल्स, सिलेंडर्स, स्पेरिकल शेप्स, अलग अलग जो मटेरियल्स है और उसके शेप्स है, उस हिसाब से हमने फाइंड आउट किया था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और अभी उसमें जो हमने फूरियर लॉ देखा था, उससे हमको पता चला कि थर्मल कंडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है? तो ये एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जिसमें आपको पता चलता है कि मटेरियल की हीट कैपेसिटी क्या है। तो नॉर्मली अगर आप बात करेंगे जनरल डेफिनेशन में, तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे एक प्रॉपर्टी है जहां पे आपको पता चलता है कि एक जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल का एबिलिटी क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है टू कंडक्ट द हीट, यानी कि वो मटेरियल में से जो हीट कंडक्ट होने वाला है, हीट ट्रांसफर होने वाला है, उसका कैपेसिटी कितना है। तो जितना उसका वैल्यू रहेगा, जितना उसका नंबर ज्यादा रहेगा, उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, ये ऐसे आपको पता चलेगा। तो जनरली हम थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल जो है वो के डिनोट करते हैं, स्मॉल के, और उसको अलग अलग सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग जो रेफरेंस बुक्स है उसमें मैक्सिमम बुक्स में आप के आप यूज करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने फूरियर लॉ देखा था। तो फूरियर लॉ में हमने पढ़ा था Q is directly proportional to the A and temperature gradient। तो फूरियर लॉ में हमने इक्वेशन में लिखा था माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स या डी टी बाय डी आर। अभी इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो के आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो ये जो के है उसको ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू डी एक्स अपॉन ए डी टी। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये इनवर्स में आएगा। यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है और यहाँ पे जो ए वो डिवाइड में जाएगा, ए लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई में जाएगा, या डी एक्स बाई डी टी उसका रेसिप्रोकल। तो ये के जो है फूरियर लॉ थ्रू भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट पासिंग थ्रू अ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट थिकनेस। तो क्वांटिटी ऑफ हीट यानी आपका क्यू है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट थिकनेस है यानी कि आपका एक्स, विथ यूनिट हीट फ्लो एरिया यानी ए इन यूनिट टाइम। तो ये जो हीट है ये क्यू अगर हमने वैट में ले लिया तो ये जूल्स पर सेकंड आता है, तो ये यूनिट टाइम जो है ये सेकंड्स है, और ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो जूल्स या कैलोरीज में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। When unit temperature difference is maintained, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी या फिर dt across the opposite faces of material। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक्चुअली फूरियर लॉ का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बेसिस पे हमने थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन है कि ये एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिससे हीट फ्लो होता है और वो टेम्परेचर से वैरी भी होता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी डेफिनेशन जो जनरल डेफिनेशन है उसमें हमको पता चलता है कि ये मेजर ऑफ एबिलिटी है सब्सटेंस टू कंडक्ट द हीट। तो हीट की कंडक्शन कैपेसिटी एबिलिटी क्या है उस हिसाब से, या फिर आप उसको फूरियर लॉ के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो अलग अलग
पैरामीटर्स पे डिपेंड होती है। जैसे कि हमने देखा था Q इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx, ये भी फॉर्मूला देखा था। उसके बेसिस पे हमने k को डिफाइन किया था Q इंटू dx डिवाइडेड बाय dt बाई dx, और a जो है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है, a लेफ्ट हैंड साइड में, dt बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, या फिर आपको ये dx जो है यहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसमें भी आप अलग अलग पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि Q जो है या फिर K जो है वो कहाँ पे डिपेंड है। तो इसमें हम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए बता सकते हैं कि ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर हीट फ्लक्स इस पे डिपेंड है, ये डेफिनेशन से आपको पता चलता है। फिर है एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, ये डेफिनेशन से आपको पता चला। और ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि एक पहली बात कि टेम्परेचर डिफरेंस, और दूसरा है थिकनेस। तो ये जो पैरामीटर्स है जिसपे थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड है, तो ये है फॉर्मूला बेस। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला में पता चल रहा है कि ये के क्यू पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है, dt पे डिपेंड है और dx पे डिपेंड है। अभी इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल के बेसिस पे ही थर्मल कंडक्टिविटी डिसाइड होता है, उसकी एबिलिटी डिसाइड होती है। इसीलिए यहाँ पे मॉइस्चर भी एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइंड होती है। क्योंकि मॉइस्चर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस पे भी डिपेंड होता है, या फिर जो डेंसिटी है उस पे भी थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन होती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसमें अगर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है या स्मॉल टेम्परेचर रेंज है तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी आप कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं या फिर नॉर्मली करते हैं, यानी कि K इज नॉट वेरिंग विद द टेम्परेचर। तो K ये फिक्स क्वांटिटी या फिक्स वैल्यू आप ले सकते हैं डेरिवेशंस में और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस अगर रहेगा या फिर रेंज रहेगी तो उस टाइम आपका जो K वैल्यू है वो K वैल्यू चेंज होगा। तो ये K वेरिएबल है और ये किस हिसाब से वेरिएबल है वो कंडीशंस वो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन में वो दिया रहेगा। तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में अलग अलग होती है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है। उस हिसाब से ये थर्मल कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा उस हिसाब से थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज होगी। अभी जो एग्जांपल्स है थर्मल कंडक्टिविटी के उससे आपको पता चलता है कि इंडस्ट्रीज में अलग अलग यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटीज यूज होते हैं। जैसे अभी हमने अगर जनरली बात की तो जनरल केस में जो सॉलिड्स हैं
उसमें सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस। तो सॉलिड्स में मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी होती है लिक्विड्स के रिलेशन में, और लिक्विड्स में थर्मल कंडक्टिविटी हायर साइड में गैसेस के कंपैरिजन में। तो जो ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ये सॉलिड्स में थर्मल कंडक्टिविटी हायर साइड रहती है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि हर मॉलिक्यूल या आइटम वो कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पे जैसे ही उसको हीट मिलती है उस हिसाब से ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे वाइब्रेशन एनर्जी यूज होती है, और जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉलिड्स में सबसे क्लोज मॉलिक्यूल्स या आइटम्स रहते हैं, इसीलिए सॉलिड्स में थर्मल कंडक्टिविटी हायर साइड में। अगर उसी कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स या लिक्विड आइटम्स जो है उसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है, या फिर जो कनेक्शंस है वो थोड़ा वीक कनेक्शन रहता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं रहता है। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं उसके बेसिस पे लिक्विड्स में थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि लिक्विड भी जैसे ही हीट मिलता है उसको हीट एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो लिक्विड भी एक्सपांड होता है। अगर लिक्विड एक्सपांड होगा तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। अगर ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ चुका है उसकी वजह से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसका हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा, यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू लिक्विड्स में कम हो जाएगी अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप गैसेस में देखेंगे तो गैसेस में लैटिस डिस्टॉर्शंस जो केस है, यानी कि जो आप अगर देखेंगे गैसेस के लिए जो थेरीज है काइनेटिक थेरीज, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू सॉलिड्स में और लिक्विड्स में कम हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में मैक्सिमम केस में जहाँ पे एक्सपांशन केस होती है, एक्सपांशन की वजह से जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपांड होते जाएंगे, उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और उसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां से पता चलेगा आपको जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जनरल केस में आपको यहाँ पे पता चलता है कि थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यूज जो है सॉलिड्स में हायर साइड में एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस, और लिक्विड में हायर साइड में एज कंपेयर टू गैसेस। ये जनरल यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर की हम जब बात करेंगे उस हिसाब से। अभी अगर इसमें आप न्यूमेरिकल बेसिस पे चेक करेंगे तो हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस जो रहते हैं वो जनरली 0.006 टू 0.6 वैट पर मीटर केल्विन ये रेंज में नॉर्मली रहते हैं। तो गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये रेंज है गैसेस के लिए। अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो वो जनरली 0.09 टू 0.7 वैट पर मीटर केल्विन ये रेंज में रहेंगे। अगर आप सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड्स में ये रेंज जनरली 2.3 टू 420 वैट पर मीटर केल्विन रेंज में। यानी कि अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड्स की थर्मल कंडक्टिविटी नॉर्मली 2.3 टू 420 वैट पर मीटर केल्विन हो सकती है। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो वो 0.09 टू 0.7 होती है, और गैस की अगर हम बात करेंगे तो 0.06 टू 0.6 है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा बेसिस पे भी आपको पता चलेगा कि थर्मल कंडक्टिविटी जो वैल्यू है ये सॉलिड्स में बहुत ज्यादा है, लिक्विड्स में बहुत कम है, और उससे भी कम गैसेस में। अगर आप इसका इंडस्ट्रियल एग्जांपल लेंगे तो इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स जो है उसमें यहीं से आपको पता चलता है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी हायर साइड चाहिए आपको या फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हायर साइड चाहिए तो वहां पे आपको मेटल्स यूज करना पड़ेगा।
तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होते हैं मेटल्स इंडस्ट्रीज में। तो ये मेटल्स में भी अगर आप स्पेसिफिकली चेक करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से सबसे अच्छा मेटल थर्मली हो सकता है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 420 वैट पर मीटर केल्विन। लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी यानी कि इसकी कॉस्ट बहुत हायर साइड में, और उसके अलावा जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में कॉपर का। तो अगर आप स्पेसिफिकली रेड कॉपर देखेंगे तो उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू है वो है 395 वैट पर मीटर केल्विन। तो सबसे ज्यादा ये कॉपर यूटिलाइज होता है इंडस्ट्रीज में जहां जहां पे आपको हायर थर्मल कंडक्टिविटी या हायर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए। उसके अलावा जहां पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और अगर आप गोल्ड यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आप गोल्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू है 302 वैट पर मीटर केल्विन। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल विथ रेफरेंस के की वैल्यू देखेंगे तो आपको पता चलता है कि सिल्वर, रेड, कॉपर और गोल्ड सबसे अच्छे कंडक्टर्स है। तो ये थर्मल कंडक्टर्स हम इसको बोलेंगे, ये है थर्मल कंडक्टर्स। तो जो मेटल्स सबसे ज्यादा हीट कैरी कर सकते हैं या फिर उनकी अच्छी एबिलिटी है टू कंडक्ट द हीट वो है सिल्वर, रेड, कॉपर और गोल्ड। अभी उसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरे एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम उनको बोलेंगे इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर क्या रहता है? जो मटेरियल जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत कम रहे। तो बहुत कम इसका नॉर्मली जो मीनिंग होता है लेस देन 0.2 वैट पर मीटर केल्विन। तो जो मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसका थर्मल कंडक्टिविटी लेस देन 0.2 वैट पर मीटर केल्विन है जनरली उसको इंसुलेटर कहा जाता है या फिर बैड कंडक्टर कहा जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे अगर आप लेस देन 0.2 वाले एग्जांपल देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स अगर आपको देखना है तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है एस्बेस्टॉस या फिर यूज होता है ग्लास वूल या फिर यूज होता है कॉर्क या फिर ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है फोम जैसे जो एज अ इंसुलेटर यूज करते हैं। जैसे अभी अगर आपको डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल एग्जांपल्स भी देखना है तो जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं तो उसमें ग्लास वूल यूज होता है। अगर आप आयरन यूज करते हैं जो प्रेस करने के लिए, क्लोथ्स प्रेस करने के लिए, तो वहां पर एस्बेस्टॉस शीट्स यूज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे अगर आप बॉयलर देखेंगे, हीट एक्सचेंजर्स देखेंगे, उसकी पाइपलाइंस देखेंगे तो उसमें अलग अलग इंसुलेटर्स यूज होते हैं टू अवॉइड द हीट लॉसेस। तो आपको हीट एनर्जी आपको सेव करनी है, हीट लॉसेस अवॉइड करना है, तो उस हिसाब से आपको पाइप को इंसुलेशन दे सकते हैं आप, या फिर जो मेटल वॉल्स है वो आउटसाइड से उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको 100% उसको प्रोटेक्ट करना है तो इंसुलेशन पे भी जो एल्यूमिनियम केसिंग है उसका भी केसिंग होता है। तो ये एल्यूमिनियम केसिंग का प्रोटेक्शन ये इंसुलेटर जो है उसके लिए भी है और ये 100% क्लोजिंग भी हो जाता है। तो जहां पे आपकी जो एनर्जी है वो वैल्यूएबल अगर होती है एज अ हीट तो यहाँ पे आपको इंसुलेटर्स भी प्रोवाइड करना चाहिए और यहाँ पे एल्यूमिनियम केसिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये दोनों अगर डबल प्रोटेक्शन होगा तो आपके मैक्सिमम हीट लॉसेस जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी अगर आप बात करेंगे कि टेम्परेचर जो स्पेसिफिकली हमने बात की थी कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में क्या क्या होता है, तो उस हिसाब से टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा सॉलिड्स की थर्मल कंडक्टिविटी
कम हो जाएगा। अगर आप लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है, थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है। गैसेस में सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। अभी ये जो थर्मल कंडक्टिविटी वैरी होती है टेम्परेचर की वजह से, तो एग्जैक्टली इसका रिलेशन क्या होता है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे या कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो जनरली इसमें एक इक्वेशन दिया रहता है जैसे k इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो ये जो a और b है ये एक्चुअली इंपेरिकल कांस्टेंट रहते हैं और इसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, और ये जो कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड रहेगी आपके टेम्परेचर पे। तो ये जो एग्जाम्पल में या कंडीशंस में जो टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर और मटेरियल के हिसाब से ए और बी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी या ऑलरेडी फिक्स रहती है, वो वैल्यू आपको यूज करना है और उसके बेसिस पे आप के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये स्मॉलर टेम्परेचर रेंज है तो आप ये कैलकुलेशंस डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हाई टेम्परेचर रेंज है या फिर आपको एक स्पेसिफिक पार्ट का ही आपको ये वैल्यू मालूम है तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन के बेसिस पे आपको सॉल्व करके उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो जैसे अभी अगर हम बात करेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल टेम्परेचर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो के चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आपका Q का इक्वेशन रहता है फूरियर लॉ में वो रहेगा Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स प्लेन वॉल के लिए, ये जनरल फॉर्मूला हमने यूज किया था। लेकिन अभी इसमें चेंज क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी वैरीज विद द टेम्परेचर, तो वहां पे के की जो वैल्यू है वो के की वैल्यू आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, जैसे ए प्लस बी टी। तो ये जो था के, तो अभी ये टेम्परेचर जैसे चेंज होता है उस हिसाब से के की वैल्यू चेंज होगी, और उन्होंने अगर दिया होगा के इक्वल टू ए प्लस बी टी तो आपको ये के की जगह ए प्लस बी टी यूज करना पड़ेगा, एरिया जो भी प्लेन वॉल का रहेगा और डी टी बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Q इक्वल टू Q इंटू डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं मैं डी एक्स, इक्वल टू माइनस ए प्लस बी टी और डी टी। तो यहाँ पर आपको ये इंटीग्रेशन तो लेना ही है 0 टू x, और इसका भी इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा t1 टू t2। लेकिन जैसे अभी हमने पहले ले चुके थे कि जो k फिक्स था वो हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिया था, लेकिन अभी इसमें चेंज क्या होगा मेन, तो ये जो k है ये वेरिएबल है और ये विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, तो ये जो साइन है ये यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि इसमें t इज वेरिएबल, तो ये t चेंजिंग है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको इंटीग्रेशन ये ओवरऑल ब्रैकेट का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमको ये मालूम है q और इंटीग्रेशन dx का x आया जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा q इंटू एक्स इक्वल टू ये जो माइनस साइन है सेम यहाँ पे a इंटू डी टी ऐसा रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन a कांस्टेंट है, इंपेरिकल कांस्टेंट सबसे पहले बताया था, तो a इंटू 1 का इंटीग्रेशन यानी कि t, और b कांस्टेंट है, अगर t हम देखेंगे तो t का इंटीग्रेशन जो रहता है वो आएगा t स्क्वायर बाय 2, और आपको t1 टू t2 लिमिट्स है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को और लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा a इंटू टी की जगह t2 माइनस t1, माइनस साइन है, प्लस b बाय 2, और यहाँ पे बनेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, q इंटू एक्स, अभी अगर माइनस साइन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t1 माइनस t2 प्लस b बाय 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की वजह से t1 स्क्वायर माइनस
T2 स्क्वायर। तो ये आपका Q का इक्वेशन ऐसे हो गया कि ये ओवरऑल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x। तो जैसे ही अगर कंडीशंस बताती है या फिर न्यूमेरिकल्स में बताया जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरिएबल विथ टेम्परेचर, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर की वजह से वो वैरी होती है, और उसका इक्वेशन अगर कुछ दिया जाता है तो वो इक्वेशन के हिसाब से आपको उसका पहले इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन आपको यूज करके ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो सकती है। अगर उन्होंने कुछ बताया नहीं है, स्मॉल टेम्परेचर रेंज है, तो आपको जनरली जैसे हमने डेरिवेशन सॉल्व किए वैसे डेरिवेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे के कांस्टेंट कंसिडर होता है।